गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYES के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे महिला आरक्षण विधेयक, जिसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। आखिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका नाम है, बंधन से समझ सकते हैं कि महिलाओं को वाकई वंदन किया जाना चाहिए। महिला वो है, इसके बारे में हम आपको दो शब्द बोलना चाहेंगे महिलाओं के बारे में। महिला वो है आज़ादी से लेके भारत के नवनिर्माण तक पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर कोई खड़ा रहा है तो वो है महिला। आज महिला जो है उम्मीदों, आकांक्षाओं और तकलीफों के बावजूद राष्ट्र निर्माण में किसी की भागीदारी है तो वो है महिलाओं की भागीदारी है, प्रबल भागीदारी है। उसके अलावा चूल्हा चौका, बर्तन, गृहस्थी, इसकी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ महिलाओं ने राष्ट्र के सम्मान की जिम्मेदारी भी बाखूबी निभाई है। चाहे बात हो खेल में पदक लाने की, चाहे हो बात अंतरिक्ष में भारत के तिरंगे को फहराने की, हर जगह महिलाओं ने बराबर भागीदारी अपनी निभाई है। संसार की सृजनकर्ता अगर किसी को कहा जा सकता है तो वह महिला। बिना महिला के किसी भी व्यक्ति का जीवन अधूरा है। बिना महिला के किसी व्यक्ति का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यक्ति का जीवन अगर बना है तो वो महिला से ही बना है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में। अपनी हर समस्याएं, हर कठिनाइयों की, जीवन की हर कठिनाइयों की, जीवन के हर उतार चढ़ाव में अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो वो है महिला। महिला ही है जिसने अपने आंसू और खून पसीने को से सींच कर आपको बौद्धिक बनाया, बुद्धिमान बनाया, आपको शक्तिशाली बनाया, एक अच्छा विचारक बनाया। महिला ने जन्म दिया, परिवार चलाया, दौड़ी, धीरज रखा और अक्सर खुद हारते हुए भी आपको जीतने की अगर किसी ने सीख दी है तो वो है महिला। खुद से कभी शिकायत नहीं की, हमेशा नदियों की तरह दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करती रही। मुश्किल परिस्थितियों में भी हिमालय की तरह अडिग रही। हर परिस्थिति में सागर के समान धीरज रखा। वह थकना नहीं जानती, वह आराम को नहीं पहचानती। वो है महिला। आज हमें महिला के प्रति अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। महिला को हमारी उस सामाजिक मानसिक जंजीर से आज़ाद करने की आवश्यकता है जो कई वर्षों से उसे जकड़े हुए है। आज वर्तमान सरकार ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को उड़ने के लिए नए पंख दिए हैं, तो मैं इसका काफ़ी एक प्रकार से सपोर्ट करता हूं। ठीक है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर महिला आरक्षण विधेयक में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, 27 वर्ष लग गए इस महिला आरक्षण विधेयक को संसद में, लोकसभा में पारित होने में। 2010 में पहली बार ये 2010 में राज्यसभा में ये पारित हुआ था और उसके बाद अभी ये नया विधेयक, महिला विधेयक जो है, इसमें कुछ सुधार किए गए और उसके बाद इसे हाल ही में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया और लोकसभा में ये पारित हो गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये कल एक आर्टिकल निकला था महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में अगर आपको बता दें कि ये जो विधेयक है ये 1/3 आरक्षण की बात करता है, ST/SC के आरक्षण की बात करता है। ये लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है महिलाओं की। 73वां 74वां संशोधन होने के बाद पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण की बात हुई और वहां से लेके 90s के समय से लेके और अब तक के बीच में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की स्थिति उतनी ही अच्छी नहीं थी। और 2023 के ग्लोबल जेंडर गैप में भी आपने देखा है कि भारत 146 देशों में 127वें पोजीशन पे है। तो ये हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन उतनी सुधर नहीं रही थी। इस वजह से महिलाएं उस एक फाउंडेशन में, एक सामाजिक, एक पारिवारिक जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं एक मानसिक जंजीर है जो कि उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रही है, उनका विकास अवरुद्ध है। तो इसलिए सरकार ने ये प्रयास किया है कि उन्हें 1/3 का आरक्षण दिया जाए। और ये अमेंडमेंट जो है ये आपको याद रखना है 128
नंबर का अमेंडमेंट है, 2023 में लाया गया। और ये विधेयक जो है ये पारित होने के बाद भी 2024 के चुनाव के बाद जब परिसीमन हो जाएगा 2026 में, और परिसीमन के बाद कहीं ये जाके 2029 के चुनाव से पहले ये विधेयक भारत में लागू होगा। तो ये आपको याद रखना है। प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 128वां संशोधन विधेयक है 2023 में। 2026 में परिसीमन के बाद ये लागू होगा। संभावना है कि लोकसभा में आरक्षण केवल 2029 में ये लागू हो पाएगा, माने चुनाव से पहले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की जो हम बात करते हैं, तो समानता के अधिकार को और सशक्त करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 19 सितंबर को कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पे सहमति बनी। 20 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इसे 19 सितंबर को ही लोकसभा में रख दिया गया था। अत्याधुनिक सुविधाओं वाली नई संसद के निचले सदन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक है, तो ये भी प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यह संसद में मंत्री जो है अर्जुन राम मेघवाल, जो न्याय और विधि मंत्री हैं, इन्होंने रखा। इस पे 454 लोगों ने अपनी सहमति दी, 2 लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी, और कुछ 4 या 5 सीटें वैकेंट हैं। तो ये याद रखना है, ये जो सहमति नहीं दी ये ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने सहमति नहीं दी। उनका ये कहना था कि अल्पसंख्यकों के लिए भी आरक्षण दिया जाए और ओबीसी के लिए भी आरक्षण इसमें प्रावधान होना चाहिए। नए अधिनियम में देखिए संशोधन के लिए 30 से लोकसभा में आरक्षण मात्र शक्ति के 1/3 आरक्षण की बात करता है, और 332 से विधानसभा में मात्र शक्ति के 1/3 आरक्षण के लिए इसमें संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 332 से विधानसभा और 30 से जो है लोकसभा में सीटों के बारे में है। तो इसमें आरक्षण अगर लाना है तो इनमें संशोधन करना पड़ेगा। 303 जो है उन आर्टिकल्स की बात करता है जिनका अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा होगा, ठीक है, उसे अनुसूची 7 में रखा गया है। इसके साथ ST/SC वर्ग की जितनी भी सीटें रिजर्व हैं उनमें 1/3 सीटों में मात्र शक्ति दिया जाएगा। तो अभी वर्तमान में ऐसा अनुमान है कि 181 सीटें लोकसभा में, 181 सीटों पे आरक्षण मिलेगा महिलाओं को। और अभी बात करें तो महिलाओं की लगभग 15% ही आरक्षण लोकसभा में है, 14% कुछ है। इसकी शुरुआत देखिए 27 साल पहले देवगौड़ा की सरकार थी 1996 में, उन्होंने पहली बार महिला आरक्षण बिल लेके आए थे, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। फिर 1998-99 में अटल बिहारी की सरकार थी और वो लेके आए। फिर 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने लेके आए। फिर उसके बाद राज्यसभा में इसे पेश किया गया और 2010 में राज्यसभा में ये पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाया। बिल को भाकपा नेता जो है गीता मुखर्जी के नेतृत्व में एक संयुक्त समिति के हवाले कर दिया गया। इस समिति से सुझाव ये मांगा गया कि आखिर महिला आरक्षण बिल को कितने समय के लिए लागू किया जाए, इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, इसमें कौन कौन से वर्ग को शामिल करना चाहिए। इसमें 31 सदस्य थे, जिसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, मीरा कुमार। तो ये आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए समिति का सुझाव क्या था, समिति ने सुझाव दिया था कि ये 15 साल के लिए लागू होना चाहिए। समिति ने 1996 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसके कई सदस्यों ने असहमति नोट भी लिखा हुआ था। फिर 16 मई 1997 को विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए रखा गया। सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं ने इसका प्रबल विरोध किया। तो ये आपको याद रखना है, प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फिर वर्तमान में सांसद जो लोकसभा में सांसद महिला सांसद है उनका लगभग 14%, 14% प्रतिनिधित्व है। विधानसभा में तो 10% और उससे भी कम प्रतिनिधित्व है। आगे हम बताएंगे कौन कौन सी विधान, जैसे छत्तीसगढ़ विधानसभा है, वहां महिलाओं का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि 1/3 सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परिसीमन के बाद, हर परिसीमन के बाद जो आरक्षित सीटें हैं महिलाओं की, वो रोटेट होती रहेंगी। फिर बात करें महिलाओं की भागीदारी राज्यों में, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है 14.44%, पश्चिम बंगाल में 13.70%, झारखंड में 12.35% और राजस्थान में 12%। उत्तर प्रदेश में कुछ इस प्रकार है। फिर सबसे कम अगर बात करें तो मिजोरम में है, नागालैंड में 3%, पांडुचेरी में। तो ये आपके एग्जाम में, प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा देखिए महिला प्रतिनिधित्व की बात करें तो 141वें नंबर पे है संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में 185 देशों में। फिर वैश्विक औसत में संसद महिलाओं का प्रतिनिधित्व
26% है। पाकिस्तान की बात करें, पड़ोसी देश, वहाँ पे 20% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। नेपाल में 33% है। 50% न्यूजीलैंड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि भैया 50% महिलाएं न्यूजीलैंड में प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर 2024 के आम चुनाव तक 33% आरक्षण लागू नहीं होगा, 29 में होगा, 29 के पहले तक। ठीक है, 33% होगा, 181 हो जाएगी, लेकिन ये परिसीमन के बाद ही संभव है। ठीक है, 50% विधानसभाओं में, ये एक देखिए संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें 2/3 सहमति, आपको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 सहमति से प्रस्ताव पारित होगा। फिर विधानसभा में लगभग 50% विधानसभाओं में ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाके संविधान में संशोधन होगा। 368 संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है, ये आप लोग जानते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और ये देखिए महिला सांसदों का प्रतिशत 78, 66, 59, 45, 49, 22, वर्तमान में 78 है 70वीं लोकसभा में। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में 41 विधायक हैं, 7%। सबसे पश्चिम बंगाल में 40 विधायक हैं, 14%। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है परसेंटेज वाइज, क्योंकि वहाँ पे तो 90 सीटें हैं और 90 सीटों के हिसाब से वहाँ पे 14% कुछ है। तो ये आपको याद रखना है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, मुख्य परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित अगर कोई ऐसे आता है तो उसमें भी आप ये पॉइंट्स को रख सकते हैं। फिर महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी, जैसे आपको पता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक बजट में आया था 2020 या 19 के बजट में। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार में। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मेंस में आप कर सकते हैं। लाडली बहना योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है, किसान सम्मान निधि के तहत। ठीक है, अभी हाल ही में विश्वकर्मा योजना लाई गई है, उसके तहत कारीगरों को भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य ये है कि आर्थिक मदद के माध्यम से लोगों को एक प्रकार से सक्षम बनाया जा सके, सशक्तिकरण किया जा सके। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से आपको इन योजनाओं को याद रखना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।